बाजार बोलता है इसमें एक बार देख लेते हैं एफआईएसजेआईस का डेटा, उसके बाद देखते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल। एफआईएसजेआईस का डेटा एक बार देख लेते हैं किस तरह से इस समय देखने के लिए मिल रहा है। तो 4303 करोड़ की बाइंग डीआईस की देखने के लिए मिली। एफआईएस की जो सेलिंग थी वो 2973 करोड़ रुपए की देखने के लिए मिली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। साथ ही एक बार देख लेते हैं कि कौन से मार्केट्स हैं जो आज दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं और कौन से मार्केट्स में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो डाउ देखिए कल अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुआ, करीब 1.25% ऊपर, वहाँ से सिग्नल मिल चुका था पूरी दुनिया को कि सब कुछ ठीक है। एशियन मार्केट्स में देखें तो शंघाई हैंगसेंग तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं, निकाई भी तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं, कोस्पी जरूर नेगेटिव बायस के साथ थोड़ा सा फ्लैट है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं ऐसे मार्केट में, जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो एमटीएनएल आज करीब 18% चला हुआ है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि इस काउंटर में रिवाइवल की खबरें आने वाली हैं और आज रिवाइवल की बातें हुई जिसकी वजह से आज ये काउंटर 18% अप है। बालाजी एमाइंस करीब 8.25%, इन्फीबीम करीब 7.5%, किर्लोस्कर ब्रदर और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग ये सभी में करीब 5.5 से 6% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज टॉप लूजर्स है। तो टॉप लूजर्स की लिस्ट में जो काउंटर टॉप पर है वो है पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न, आइडिया फोर्ज, जीआरएससी और जेनटेक का। ये देखिए सारे डिफेंस काउंटर आज लाइन से पिटे हुए हैं, कल भी पिटे हुए थे, आज भी पिटे हुए हैं। हम ये बात भी कर रहे थे कि देखिए जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क जब भी शांत होगा तो इनके पास दो चीज़ें हैं, एक इनकी ऑर्डर बुक और उसकी वजह से वैल्यूएशन, और दूसरा इनका आउटलुक सेंटीमेंट जो कि युद्धों की वजह से बढ़ जाता है, थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो वो सेंटीमेंट वाली चीज़ हट गई है, अब केवल वैल्यूएशन और ऑर्डर बुक की बात होगी आगे। तो ये थोड़ा सा इनके लिए फिलहाल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग या कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली का काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा जो लोग ऊपर के लेवल्स पर फंसे हैं उनको ध्यान देने वाली बात होगी। लेकिन बहुत सारी खबरें हैं और अमेरिकन मार्केट्स भी रिकॉर्ड स्तरों के नज़दीक पहुंच चुके हैं। हम भी 26,277 से अब 1,000 पॉइंट दूर हैं, लगभग 25,212 तक हम पहुंच चुके हैं। तो अभी निफ्टी 1,000 पॉइंट दूर है, तो ज़्यादा हाई से अब दूर नहीं बचे हैं। एक समय था जब हम बहुत दूर थे। अमेरिकन मार्केट्स में नेस्डेक अपने रिकॉर्ड स्तर के पास पहुंच चुका है। नेस्डेक का जो रिकॉर्ड लेवल है वो 20,204 है और फिलहाल अब 20,000 के आसपास आ चुका है। तो नेस्डेक तो केवल 1% दूर रह गया है। सीजफायर की खबरों से नेस्डेक, अमेरिकन मार्केट सभी में तेज़ी देखने के लिए मिली थी। रॉबिन जी ये बताइए कि जिस तरह की बातें हैं अभी भी एक दो रिस्क तो मार्केट में बचे ही है, भले ही वो टैरिफ हो या और दूसरे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं, ख़ासतौर से अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर अगर वो फैक्टर हैं और वो वेटेज वहाँ का इंडेक्स भी नहीं दिखा रहा कि उनको वेटेज मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि अमेरिकन इकोनॉमी ठीक चल रही है। दैट मीन्स कि हमारी आईटी कंपनीज पर कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड। किस तरह से सोचते हैं आप? लेकिन लार्ज कैप आईटी स्पेस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा और समय लगेगा टू हम्म। काइंड ऑफ गेट दैट फ्यूल। बट मिड कैप आईटी स्पेस जो कि इवन जनरेटिव एआई वगैरह भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहे हैं, मतलब चाहे आप मैं इंडिविजुअली स्टॉक का नाम ले भी रहा हूँ तो वो सिर्फ एक काइंड ऑफ रेफरेंस पर्पस है। बट अगर आप हमारे कोफोर्ज एंड पर्सन सिस्टम्स काइंड ऑफ कंपनीज देखेंगे तो वहाँ पे एक अच्छा काइंड ऑफ अपसाइड क्लीन दिख रहा है। ये जो आईटी का शिफ्ट है ये अभी हमें भले ही हमने नेस्डेक का लेवल्स देखे कि वी आर हिटिंग ऑल टाइम हाई नियरली, आपने अभी बोला कि बहुत ही कम दूर रह गए, लेकिन ये आईटी का मूवमेंट हमने ऑलरेडी पिछले महीने से ही अपने पोर्टफोलियोज में ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था एंड हमने शिफ्ट करना शुरू किया था। सो मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी इज अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन दी अपकमिंग टाइम। लार्ज कैप आईटी थोड़ा ऑलरेडी राइट वैल्यूड है। एक्सेंचर की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर 3, तो वहाँ वो एक बड़ा एक हाईलाइट रहता है। सो जो कंपनीज न्यू जनरेटिव एआई स्पेस को, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो इसको अडॉप्ट कर पाएंगी, वो इस पूरे माहौल में विद दी राइजिंग ऑर्डर बुक जो कि नेस्डेक से डायरेक्टली लिंक हो जाती है हमारे इंडियन मार्केट्स में, वो अच्छा रहेंगे। लेकिन जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर को से सर्व करती हैं, आईटी कंपनीज, बड़ी लार्ज कंपनीज, वो डिपेंड करेगा उन सेक्टर्स पे कि उन सेक्टर्स में ग्रोथ कब आती है, तब इनका इनका जो रियलाइजेशन या ऑर्डर है, बुक है, वो रियलाइज होगी। तो मैं मिड कैप आईटी पे ज्यादा फोकस्ड हूँ मोर देन लार्ज कैप आईटी एट दिस स्टेज। ठीक है, तो मिड कैप आईटी से ज़्यादा मिड कैप आईटी पर ज़्यादा फोकस्ड हैं रॉबिन जी एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप आईटी। ठीक है सर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। क्रूड ऑयल जिसने थोड़ा सा मार्केट को डराया भी था, परेशान भी किया
और पूरे युद्ध में सबसे ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर था वो क्रूड ऑयल ही था। और कल भी हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस में 6% से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिली, और 2 दिन में जब से ये सीज़ फायर की बातें हुई हैं क्रूड ऑयल करीब 13% डाउन हो चुका है। ईरान इजराइल सीज़ फायर का ये पूरी तरह से असर देखने के लिए मिल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि ईरान से चाइना क्रूड खरीद सकता है। हालांकि चाइना कभी सुनता भी नहीं था अमेरिका की, लेकिन ये ऑफिशियली अब अमेरिका ने बोल ही दिया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खरीदते रहें। दैट मीन्स कि जो ईरान की जो तेल सप्लाई अगर कोई प्रॉब्लम आती भी कि वो कैसे सैंक्शंस में फंस सकता है या कोई अलग तरीके की प्रॉब्लम्स में फंस सकता है, वो क्लियर हो गई, तो चाइना आराम से खरीद लेगा। तो एक जो वर्ल्ड मार्केट का बड़ा कंज्यूमर है वो जब ईरान से क्रूड खरीदता रहेगा तो वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई डिसरप्शन शायद ना हो। रॉबिन जी कैसे देखते हैं ऐसा क्रूड ऑयल, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी मार्केट को। देखिए, अगर आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि सीज फायर अनाउंस होने के बाद ही क्रूड टूटा। ऑफ कोर्स वो एक फर्दर बड़ा मूव आया, लेकिन जो ईरान का रिटेलिएशन था, आई थिंक ग्लोबल ऑयल मार्केट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बस उतना ही है। आई मीन देयर इज नथिंग मोर पोस्ट दैट। तो उसी को अकाउंट करके जैसे ही इवन दो उनके कैबिनेट ने बोला कि वी कैन शट डाउन दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन वो भी एक्शन अल्टीमेटली किया नहीं। वो होता, वर्ल्ड सप्लाई पे थोड़ा थॉट आता, तो मेरे ख्याल से हम मैंने एक आर्टिकल रिसेंटली कवर किया था जहाँ पे इवन दो ग्लोबल मार्केट की बात चल रही थी कि ये 80 से कहीं 100 ना पहुंच जाए, राइट। ये हम अभी पिछले हफ्ते बात कर रहे थे। 24 घंटे में चीज़ें इतनी जल्दी चेंज होती हैं कि आप देखो तो मंडे एंड ट्यूसडे में जो आप 2 दिन का मूव बता रहे हो, सीज फायर तो फिर भी मंडे बाद में अनाउंस हुआ। द एंटायर थिंग अराउंड ईरान ने बस उतना ही रिटेलिएट किया। दैट इज द बेस्ट, दैट इज द वर्स्ट कैन हैपन। सो आई थिंक क्रूड तभी से टूटना शुरू हो गया था। फर्दर सीज फायर न्यूज उसमें फ्यूल ऐड हुआ, एंड आई थिंक वी आर बैक टू अ गुड 68 वट एवर लेवल राइट नाउ। और मुझे लगता है कि अगर आप देखो कि आई मीन चाइना का जो आपने जिक्र किया, अभी भी डोनाल्ड ट्रम्प ने वो बोला है। आई डोंट थिंक वहां से उनकी उनकी गवर्नमेंट से ऐसा कुछ सैंक्शन हटाने की बात आई है। वो भी आई थिंक मटेरियलाइज होना है। इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि आई थिंक अभी तक ये था कि यूएस विल इम्पोर्ट सैंक्शंस एंड हैज फर्दर इफेक्ट्स इफ चाइना विल इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान। बट ये बोलना ही ट्रम्प का इज अ स्ट्रॉन्ग मूव फॉर मार्केट, एटलीस्ट अ वेरी पॉजिटिव मूव। इसको होते होते भी टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ द कांग्रेस हैज टू काइंड ऑफ अप्रूव, इफ सी दिस वे ना, तो कांग्रेस को अप्रूव करना होगा, एंड देन दे विल नॉट बी मार्क्ड अंडर सैंक्शंस इफ दे डू दैट। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है फ्रॉम अ स्टेबिलिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑयल का प्राइस टूटना इज डायरेक्टली लिंक टू कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हुआ, एंड हमारा ईरान का मैक्स रिटेलिएशन के बाद सीज फायर भी हो गया। सो दैट इज ऑल। लेकिन मुझे लगता है ना काफी डबल एज सोड हो जाता है ये हमारे पर्सपेक्टिव से। मैं अपने देश के पर्सपेक्टिव से सोचूं, क्योंकि हमारे पास तो दोनों साइड ऑफ कंपनीज है। आपसे इतनी बार बात हुई है अपस्ट्रीम एंड काइंड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो हमारे लिए नेगेटिव भी रहता है। ओएनजीसी, ऑल इंडिया आप देख लीजिए, राइट, अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए। और अदर साइड ऑफ कोर्स हमें ओएमसीज में फायदा मिलता है। सो मुझे लगता है कि जितना वॉलेटिलिटी कम रहे बाजार को, वो अच्छा है। और ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ चाइना के लिए बोलना इज काइंड ऑफ रिड्यूसिंग द विक्स ना, अल्टीमेटली वो वॉलेटिलिटी को कम कर रहा है, जो कि हमारे मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मार्केट के लिए सर ने बता दिया कि क्रूड ऑयल का गिरना ऑफ कोर्स हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर इस समय जो क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई कंपनीज में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बीच में साल में 2 या 3 मौके ऐसे मिल जाते हैं जबकि क्रूड ऑयल अच्छे से स्पाइक भी करता है आजकल, और 2-3 मौके ऐसे भी मिलते हैं कि वहाँ से बहुत तेज रिट्रेसमेंट भी लेता है। तो ऐसे में आप किस स्पेस पर जाएंगे क्रूड ऑयल के विद इन द सेगमेंट, रिफाइनरी साइड पर या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की साइड पर? मेरे ख्याल से आप देखो तो ओएमसीज हमेशा एक एडवांटेज में रहती हैं, राइट। अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से हम ओएमसी, आप देखो तो गैप अप हुआ ओवर द लास्ट 2 डेज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम करना, ये सिर्फ प्ले आउट करना क्रूड ऑयल का डायरेक्ट कोरिलेशन विद दीज टू डिफरेंट सेक्टर्स, राइट, अपस्ट्रीम एंड ओएमसीज, इज टू मच ऑफ एफर्ट किसी के लिए भी। बट अगर आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है तो मुझे लगता है आप ओएमसी साइड रहिए। बट मेरे हिसाब से मार्केट को इतने वॉलेटिलिटी में देर आर अदर स्पेसेस, देर आर अदर सेक्टर्स जो हमारे इंटरनल डोमेस्टिक आरबीआई की इतनी सारी पॉलिसीज आई चेंजेस की वजह से
अच्छे तरफ जा रहे हैं, एक नया हाई बना रहे हैं, हमें वहां ध्यान देना चाहिए। बट अगर सच में इफ यू रियली हैव टू काइंड ऑफ पिक वन, तो मैं ओएमसी की तरफ अपना ज्यादा रुझान रखूंगा कंपेयर टू द अदर साइड। ठीक है, तो ओ की तरफ रुझान रखना ज़्यादा ठीक रहेगा एज़ कम्पेयर टू रिफाइनरी कंपनीज। सर, इस समय अब जो सारी जियोपॉलिटिकल था, बीट इंडिया पाकिस्तान, बीट ईरान इसराइल, अब मार्केट का फोकस जो होगा, जो हमने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी, उसमें 3 पॉइंट्स अभी भी हाईलाइट होकर आ रहे हैं। एक तो जो टैरिफ की डेडलाइन है, जो कि 9 जुलाई को ख़त्म हो रही है, अब उस पर फोकस रहेगा। दूसरा कि फ्रॉम हेयर ऑन 25 जून से लेकर अब 9 जुलाई तक सबसे इंपॉर्टेंट होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो दबाव होगा ट्रेड डील्स करने का। अभी तक कोई बड़ी ट्रेड डील उन्होंने क्रैक नहीं की है, तो ये अगले 14 दिन में अगर उन्होंने कोई बड़ी ट्रेड डील नहीं क्रैक की तो टैरिफ के जाल में वो खुद फंसते हुए नजर आएंगे। तीसरा कि फेड क्या सितंबर में रेट कट के लिए तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन मार्क है। सर, आप टैरिफ प्लस ट्रेड डील, ये तो खैर एक ही घटनाक्रम है, इसको कैसे देखते हैं वर्सेस फेड? मतलब इस समय मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को क्या सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगेगी कि ये सॉल्व पहले हो जाए तो और हम चलेंगे यहाँ से? देखिए, मार्केट्स तो ये चाहेगा जो ये 9th का आपने डेट बताया, ये जो ये पॉज था, ये पॉज परमानेंट कन्वर्ट हो जाए कि टैरिफ ना लगे, बिकॉज टैरिफ के रिटेलिएशन है। टैरिफ की वजह से इतना अनसर्टेनिटी है इवन इन द एंटायर फेड, कि अगर आप पवेल का अपना ही खुद का उनका स्टेटमेंट अगर आप देखो, तो ही इज ऑल्सो सेइंग कि इट्स लेट्स वेट एंड सी मोर, राइट? अगर अगर आप उनका कल का देखो। सो मुझे लगता है सबसे पहले जो ये ट्रेड डील की चल रहा है कि वी आर ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड, बोथ साइड है। यूएस हमसे कहीं चाहता है एग्जाम्पशंस, हम यूएस से चाहते हैं इन अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स। मुझे लगता है सबसे पहले चीज़ है कि जो ये ट्रेड टैरिफ की बात हो रही है, ये 9 जुलाई तक ना सीमित रहे, ये अल्टीमेटली एग्जेम्प्ट हो जाए पूरा। उससे फेड को इमीडिएट जो रेट कट की बात है, क्योंकि अभी तो वो रेट कट की बात ही नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी है, किसका क्या इफेक्ट होगा, कौन सी कंपनीज कंज्यूमर पे पास करेंगी हायर प्राइस, जिससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो रेट कट की बात तो हम अभी कर नहीं सकते। लेकिन उसी से साथ साथ अगर आप देखो तो ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर और एक्स, ट्रम्प ओपनली जेरोम पवेल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं कि आई मीन उनका आपस में इतना इतना बड़ा टसल चल रहा है। सो मुझे लगता है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, और ऐसा मुझे मेरा मानना है कि टैरिफ विल बी एग्जेम्प्टेड, because if not exempted, rates would not be cut, and if rates not would not be cut, जो और ये भी बोल रहे हैं ना फेड की, यूएस में सच इस समय एज ऑफ नाउ कोई चाहे वो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स देखिए, चाहे वो ओवरऑल द नंबर देखिए, वो सब स्टेबल है। अगर वो सब स्टेबल है तो उनको कोई जल्दी नहीं है। बट वो बोल रहे हैं अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा, टैरिफ नहीं लगे, तो दे कैन रिव्यू इट एनी टाइम। ट्रम्प इज वेरी ट्रांसैक्शनल, ही वुड से कि ठीक है, आप रेट कट कर दो, दोबारा से इन्फ्लेशन हो तो बढ़ा देना। बट आई एम श्योर इकोनॉमिस्ट डू नॉट वर्क लाइक दैट। सो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिस्ट यही सोच रहे हैं कि, एंड बहुत कॉशियस हैं कि किस कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा, कितना उसका अल्टीमेटली कंज्यूमर में इम्पैक्ट जाएगा। दे आर वेरी कॉशियस, एंड फेड बीइंग काइंड ऑफ वन ऑफ देम, राइट? द वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिस्ट इफ यू सी दिस वे। सो मुझे लगता है रेट टैरिफ फर्स्ट एंड देन रेट कट वुड नेचुरली कम, and that will ultimately fuel further growth of all of our index, whether it is global index or our own country index. ठीक है, फेड की जब सर ने बात की है तो फेड के चेयरमैन के कुछ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, जो कल उन्होंने सिनॉप्सिस में बोला। महंगाई पर टैरिफ के जो इम्पैक्ट होगा अभी उसको एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि फेड ने अभी अपनी हाल की मीटिंग में जो इन्फ्लेशन का एस्टिमेट था वो 2% से बढ़ाकर इस साल के लिए 3% ऑलरेडी कर दिया, लेकिन अभी भी वो बोल रहे हैं कि एस्टिमेट सही लगाना मुश्किल है। टैरिफ लगने से पहले अमेरिकन कंपनियों ने जो रॉ मटेरियल अपने यहाँ पर जमा कर लिया था इन्वेंट्री में, अब उसका अभी तक तो यूज़ कर रहे हैं, तो अभी तक तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पूरी तरह से उसी पुराने रॉ मटेरियल के प्राइस पर चल रहे हैं। लेकिन जब रॉ मटेरियल महंगा आएगा या एंड प्रोडक्ट महंगे आने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द एक्सपोर्ट साइड, क्योंकि जो अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों से और उन पर टैरिफ लगे हुए हैं, तो वो टैरिफ जैसे जैसे इफेक्टिव होते जाएंगे तो उससे महंगाई बढ़ेगी खुद अमेरिका में। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और वो कह रहे हैं कि जब ये कच्चा माल भी ख़त्म हो जाएगा और जब वो कच्चा माल भी महंगा आएगा
तो हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट घटाने को लेकर अभी जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ एक स्टेटमेंट जो कि लग रहा है कि फेड के चेयरमैन को कि अभी भी अमेरिका में बने हुए हैं और प्रॉब्लम दे सकते हैं। रॉबिन सर, ये बताइए कि ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही बात जो उन्होंने बोली है कि जो भी उन्होंने रॉ मटेरियल पहले से उनके जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने लेके रखा हुआ था, जैसे ही टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई जब तक वो इफेक्टिव होता उससे पहले उन्होंने काफ़ी अपने शिपमेंट पूरे कर लिए थे। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक शॉर्ट टर्म फेस हो सकता है, लॉन्ग टर्म फेस तो उनको फेस करना ही पड़ेगा जो हर कंट्री के साथ टैरिफ इफेक्टिव हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका खुद अपनी महंगाई के जाल में फंसेगा, या आपको लगता है कि 9 जुलाई के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी और कुछ कुछ ट्रेड डील्स पर जो आप पढ़ते होंगे कि ठीक है, कुछ कुछ देशों के साथ वो कह भी रहे हैं बार बार, ट्रंप ये सेंटीमेंट को गिरने नहीं देते हैं कि ट्रेड डील्स नहीं हो रही हैं। वो कभी कहते हैं इंडिया से बहुत जल्दी होने वाली है, सबसे पहले इंडिया से ही होने वाली है, फिर उन्होंने कहा था जापान से होने वाली है, कोरिया से होने वाली है, हुई किसी के साथ नहीं, अभी तक एग्रीमेंट तक नहीं बना एक जो देखिए साइन हुआ हो। तो सर देखिए मार्केट, जी आप जी बोलिए, आप जी बोलिए। सर सर प्लीज प्लीज, यही मेरा ना क्वेश्चन सर, था। देखिए जो मार्केट्स ना पहले से आई थिंक अकाउंट कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग एज वी से, राइट। तो जो मार्केट्स की आप तेजी देख रहे हैं, जो मार्केट का आप बेस बनना देख रहे हैं, जो आप ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी को अब गिरता हुआ देख रहे हैं, जो चाहे वो सीज फायर हो रहा है उसके बाद, चाहे वो जेरोम पवेल भले ही बोल रहे हैं कि रेट कट की जल्दी नहीं है, लेकिन एक इशारा दे रहे हैं कि हम इमीडिएटली कर भी देंगे अगर इन्फ्लेशन पास ऑन नहीं होता है एंड यूजर पे। मुझे लगता है कि टैरिफ विल नॉट कम इनटू इनटू रियल काइंड ऑफ एक्शन, और ट्रेड डील हो जानी, क्योंकि 15 दिन पहले अगर ऐसा नहीं पता है मार्केट को, किसी को नहीं पता है, तो मार्केट्स विल नॉट बी इन इन करंट शेप एज दे आर शोइंग टुडे। तो ये जो मार्केट आज का दिख रहा है ना हमें, जिस तरीके से मार्केट्स और इंडेक्स बन के जो हेडलाइन इंडेक्स हमें दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि वो ट्रेड डील की बातें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, एंड टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं आएगा, विच विल अल्टीमेटली से वी हैव टू काइंड ऑफ इंक्रीज द रेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लगता है हम अच्छे अच्छे जोन में आ गए हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट ये समझ रहा है, कहीं ना कहीं ये अंदर कहीं ना कहीं ये न्यूज़ है कि वो ट्रेड डील एग्जीक्यूट होनी है। ऐसा मेरा अनुमान लग रहा है मार्केट्स की स्ट्रेंथ को देख के। ठीक बात है सर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा अमेरिका से आगे बढ़ते हैं, अब इंडिया पर आते हैं। रेलवे अपने जो पैसेंजर फ्रेट है, जो पैसेंजर किराया है उसको बढ़ाने जा रहा है। 1 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से दाम बढ़ाया जाएगा। एसी क्लास पैसेंजर का किराया 2 पैसा पर किलोमीटर बढ़ेगा। मतलब कि आप अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी कर रहे हैं तो वो करीब करीब 2 पैसे के हिसाब से थोड़ी सी महंगी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो एमएसटी बनता है, जिसको हम रेलवे का पास बोलते हैं, जो डेली पैसेंजर का होता है, वो पुराने रेट से ही बनेगा। 500 किलोमीटर तक सेकंड क्लास जो पैसेंजर होंगे, जो सेकंड क्लास में जाते हैं, सफ़र करते हैं, उनके लिए किराया कुछ नहीं बढ़ेगा। ये अच्छी चीज़ है। साथ ही 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए किराया आधा पैसा पर किलोमीटर बढ़ेगा। तो 500 किलोमीटर तक 1 पैसा, और अगर उसी 500 किलोमीटर में एसी क्लास जा रहा है तो 2 पैसा पर किलोमीटर। और साथ ही अगर देखें 500 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप जा रहे हो तो आधा पैसा पर किलोमीटर का जो टैरिफ है, जो किराया है, वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रॉबिन सर, कैसे देख रहे हैं रेलवे अपनी अगर आमदनी बढ़ाता है, अपना रेवेन्यू बढ़ाता है, तो वो खर्च भी करेगा। अब खर्च तो रेलवे कंपनीज पर ही करना चाहिए उसको। दैट मीन्स कि रेलवे कंपनीज पर हमें फोकस दोबारा करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत अच्छा मूव है। आई थिंक काफ़ी साल बाद फेयर बढ़ रहा है। आई थिंक 2020 इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट टाइम बढ़ाया था, और जो भी उसमें बढ़ाया था वो भी आई थिंक उसके मुकाबले जो अभी नंबर्स अपने बोले उससे आधा ही चेंज है इन टर्म्स ऑफ पर किलोमीटर। और आपने जैसे बोला कि एमएसटी टिकट्स, मंथली स्टेशन टिकट्स एंड स्लीप, आई मीन द अदर स्मॉलर जर्नी, उन पे फेयर नहीं बढ़ रहा। तो जो पास ऑन इम्पैक्ट है वो विवेक जी के ऊपर ही है, जो आराम से एसी में ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं। तो आपका भी आप ही का किराया बढ़ा रहे हैं, मतलब दैट वे इफ यू सी। और मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी करीबन आई थिंक एस्टिमेट है 1200 करोड़, कुछ 12,000 करोड़ ओवरऑल, आई मीन 1200 करोड़ इन टर्म्स ऑफ द ईयर, एंड इन्हीं क्वार्टर्स में, इन्हीं फ्यू रिमेनिंग क्वार्टर्स में करीबन 700 करोड़ की आमदनी होगी। तो बहुत अच्छा है, वो अल्टीमेटली वापस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना है। जो रेलवेज का देखिए, रेल जहाँ तक ये ना, जितना भी ये ओवरऑल हमने
2-3 साल से हम चर्चा कर रहे हैं, डिफेंस स्पेस, पीएसयू पे, रेलवे स्टेप, ये सारी चीजें बहुत ही चेरी पे काउंटर्स हैं। आप इनको एज अ थीम नहीं प्ले कर सकते फॉर अ शॉर्ट टर्म। अगर आप एक लंबी थीम पे प्ले करोगे तो आप चाहे डिफेंस पे प्ले करो 5-7 साल के लिए, आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्ले करो, बट अगर आप पॉकेट ढूंढते हो, एवरी क्वार्टर यू रिव्यू, एवरी 6 मंथ्स यू रिव्यू, देन यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन स्टॉक सिलेक्शन बेसिस। ओवरऑल तो फायदा है मेरे ख्याल से, अच्छा मूव है। पैसेंजर्स का ही अल्टीमेटली हमारे स्टेशन, हमारा इंफ्रा, उसका ही डेवलपमेंट है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ स्मॉल इंक्रीज विच इज नॉट इम्पैक्टिंग जो रोज छोटा ट्रैवल कर रहे हैं स्टेशन टू स्टेशन, मतलब 60 किलोमीटर जाते हैं, 1 घंटे की जर्नी करते हैं। और इससे ऑफ कोर्स फायदा होना है रेलवेज को ओवरऑल। तो जितनी भी आपने आईआरसीटीसी से लेकर या जितनी भी रेलवेज कंपनीज हैं, फोकस, वी कैन हैव फोकस, बट ये बहुत बहुत जरूरी है जानना कि आप एक रैंडम बकेट नहीं ले सकते जो हम पिछले 2 साल पहले कर रहे थे कि ऑल रेलवेज कंपनीज गेट गेट द पाई ऑफ दिस, ऐसा नहीं होगा। सो वहां पे आपको स्टॉक्स स्पेसिफिक जाना होगा, बट इट्स अ वेलकम मूव आई वुड से, बिकॉज हम इम्पैक्ट नहीं डाल रहे एक छोटे ट्रेवलर को, और एक एक इफ यू सी फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे। एंड वो फेयर बढ़ने ही चाहिए। आप देखो एयर फेयर कैसे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक वो प्रीमियमाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, वो हम पे डिस्पेंसेबल इनकम है, हम ट्रैवल कर रहे हैं फॉर वेकेशन, तो एंटायर टूरिज्म थीम भी वहाँ पे हमारा, हम भी कवर करते हैं टूरिज्म एज अ थीम, तो वो एंटायर स्पेस विल बी ग्रोइंग। एंड वहाँ पे ओवरऑल टूरिज्म स्पेस पे पैसा है, अगर आप ओवरऑल देखो एज अ थीम रादर देन रेलवे स्पेसिफिक थीम। जी बिल्कुल। तो रेलवे एज एन थीम यहाँ पर रॉबिन जी ने अपनी राय बताई, लेकिन एक राय और ले लेते हैं। हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग सर। प्रदीप भाई, ये बात हो रही थी अभी कि रेलवे अपने जो फेयर है वो बढ़ाने जा रहा है पैसेंजर्स के लिए। तो अब जब रेलवे की पॉकेट में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो डेफिनेट सी बात है कि एक्सपेंशन पर और हर चीज़ पर खर्च भी करना चाहेगा। सर, ये पैसा अगर खर्च होगा तो कौन सी रेलवे कंपनीज पर को फ़ायदा मिलेगा? आपको लगता है कोई बेट लगानी चाहिए या इनसे दूर रहना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, मुझे लगता है कि ये फायदा होने ही वाला है। और सेकंड थिंग, इनका सेल्स बहुत इंक्रीज होने वाला है, रेवेन्यू में हिट होगा सीधा सीधा। तो ये पैट में दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट अगर हम 4 से 5 क्वार्टर देखते तो उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस करना सही होगा। एंड एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले चला गोल्ड, उसके बाद मिनी गोल्ड अभी हम बोलते हैं कि सिल्वर को, तो पहले चला डिफेंस, उसके बाद अभी चलना बाकी है रेलवे। तो रेलवे ना जो आप न्यूज़ बता रहे हो वो न्यूज़ के साथ, और मुझे लगता है कि रेलवे उतना चला भी नहीं है। नीचे से ऊपर से आप देखेंगे बहुत अभी नीचे है। आप चाहे आरवीएनएल को देख लीजिए, आप और अदर्स काउंटर को देख लीजिए, आईआरसीटीसी जैसे काउंटर अभी भी टॉप से बहुत नीचे है। तो मुझे लगता है कि सर आप राइड्स देख लीजिए, आप रेंटेल देख लीजिए, आप टेक्स्ट रेल देख लीजिए। तो ऐसे काउंटर जो है मुझे बहुत ही पसंद है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट बहुत चलने वाला है। और इंटर थीम के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक तो सर ऐसा कोई मेरा सिलेक्शंस नहीं है, मुझे लगता है कि इंटर थीम चलने वाला है। और बजट से पहले पहले इस बार मुझे लगता है कि दिसंबर पे एक बार टॉप लगा के आ सकता है इंटर द थीम, इंटर द सेगमेंट। और मुझे लगता है कि जिनके पास अभी है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। जितना डिफेंस भागा है, डिफेंस भागने के बाद डिफेंस थोड़ा बहुत अभी हल्का हो रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, लेकिन उतना रेलवे चला नहीं। तो रेलवे अभी भी चलने वाला है फ्रेश। मुझे लगता है कि 25 से लेके 30% पॉसिबिलिटीज है इंटर काउंटर में आप साइड। तो 25 से 30%। सर, कोई पर्टिकुलर काउंटर आप नहीं बताएंगे आज प्रदीप भाई? सर मुझे देखिए आरवीएनएल भी पसंद है, मुझे बेसिकली रेल टेल भी पसंद है। अभी 427 के आसपास चल रहा है रेल टेल। तो मुझे लगता है कि एक बार आप 415 के आसपास कभी भी मिलता है तो बाई ऑन डीप करके जाइए। देखिए आईआरसीटीसी के साथ, आईआरसीटीसी नो डाउट मेरा फेवरेट काउंटर है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ यही है कि स्टॉक बहुत स्लो चलता है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ आया है और जिस तरीके से अभी भी अगर हम टॉप से देखेंगे आईआरसीटीसी को, अभी देखेंगे नियर अबाउट अप्रोक्स 30% डाउन है जो टॉप है वहां से भी। तो मुझे लगता है जिस तरीके से एक बेस बनाया ऑलमोस्ट 725 730 के आसपास, वो ब्रेक नहीं होगा। अभी 770 के आसपास चल रहा है, तो आईआरसीटीसी को भी आप बाई करके जा सकते हो आप करंट जोन से। इस केस में मुझे लगता है एक बार बहुत जल्दी आपको 850 और 900 का टारगेट यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि मार्केट में है, वो है कि अब थोड़ा सा जो घर आपकी जो इनकम होती है
उसमें जो ईएमआई का खर्च होता है अब वो थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगा है धीरे धीरे। कोविड के बाद अब वो पहली बार स्थितियाँ आ रही है, खासतौर से मुंबई में। मुंबई में एक नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें कि ईएमआई खर्च जो पहले 50% तक पहुंच गया था लास्ट ईयर में, अब वो घट के 48% आ गया पहले 6 मंथ्स में मुंबई के अंदर। घर की अफोर्डेबिलिटी मुंबई में 15 साल के टॉप पर पहुंच चुकी है, यानी कि मुंबई में, यानी कि या तो लोगों की इनकम इतनी बढ़ गई है कि वो घर खरीद पा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि घरों के दाम उतने नहीं बढ़े जितने की उनकी ग्रोथ हो गई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स मुंबई में अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कट करने का भी असर हुआ है पिछले मतलब इस पूरे 2025 में अभी तक आरबीआई 100 बेसिस पॉइंट रेट कट कर चुका है, तो उसका एक बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम देखें तो बाकी शहरों में जो मेन सिटीज़ हैं इंडिया के, उनमें एक बार देख लेते हैं कि कितना टोटल इनकम में ईएमआई का एक इंसान खर्च करता है ऑन एन एवरेज। तो मुंबई में अभी भी टॉप पर ही हैं, 48% खर्च करते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि मुंबई में पहले कब से सुनते आ रहे हैं कि घर सबसे महंगा होता है मुंबई में, घर खरीदना मुंबई में, तो आपने मुंबई ही जीत ली एक तरह से। दिल्ली एनसीआर में जो अभी खर्च चल रहा है ईएमआई पर, वो 30% ऑफ द इनकम चल रहा है। एक व्यक्ति जिसकी सैलरी मान लीजिए 2 लाख है, तो उसका करीब 60,000 रुपये की ईएमआई वो यानी पे कर रहा है ऑन एन एवरेज। बेंगलुरु में भी सेम हाल है, करीब 30% वो घर के ईएमआई पर खर्च करता है। अहमदाबाद में ये रेशो थोड़ा कम है, ये 18% है। रॉबिन सर ये बताइए, ये आप तो थोड़ा मुंबई की साइड पर ज़्यादा होंगे, कुछ ऐसा हुआ है कि अफोर्डेबिलिटी कुछ कंट्रोल में आ रही है, और जो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है उससे आप इत्तेफाक रखते हो ये, और किस तरह से आपको लगता है मुंबई का मार्केट? देखिए, हम तो हैदराबाद में हैं अच्छा, और मैं तो सॉरी। करीबन ओके। अभी 20 साल से हैदराबाद में है, लेकिन हम्म। हैदराबाद का डेटा आप देखोगे तो इंडेक्स सेम है। हम्म। अफोर्डेबिलिटी वहीं की वहीं रही है। मुंबई में अच्छी बात है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन जितने भी मेरे कजिन्स और मेरे जानकार मुंबई में घर खरीदते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकम लेवल बढ़ रहा है। दैट इज अ साइन विच आई रीड फ्रॉम दिस रिपोर्ट। और मैंने पढ़ा कि दिल्ली में और महंगा हो गया, अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है, राइट। सो जो रिपोर्ट आप देखो तो हैदराबाद के लिए न्यूट्रल है और दिल्ली में और महंगा हो गया घर खरीदना, मुंबई में सस्ता हो गया। 48% से हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छी बात है, देखिए आरबीआई ने रेट कट किया, वो सब ना देखिए मिड हाउसिंग जैसे बोल, मतलब आप देखो तो उस तबके के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है जहाँ पे सप्लाई साइड का इशू हो सकता है, क्योंकि जिस जिस नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ये प्रीमियम हाउसिंग है, ये बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जिनको ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द प्राइस अप्रिसिएशन ऑफ दोज कंपनीज। बट आरबीआई की रिपोर्ट से यहाँ डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, बिकॉज वहाँ पे जो अल्टीमेट ईएमआई बर्डन कम हम्म। होगा, वो हम बात कर रहे हैं एक मिड सेगमेंट की, जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की बात होती है। तो मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग शुड बी द फोकस। वो बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, वो आरबीआई के रेट कट से डायरेक्ट इम्पैक्ट है। उन उन शहरों में उन कंपनीज में जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए होम लोन्स देती हैं, दैट दे आर द नेक्स्ट काइंड ऑफ कंपनीज विच विल बी द बेनिफिशियरी। रिपोर्ट अच्छी है, सुनने में अच्छा है। 50% से ऊपर तो लोन भी नहीं देता बैंक, अगर 50% नहीं है तो वो तो एक कट ऑफ ही था, लास्ट कट ऑफ पे थे। तो अच्छी बात है कि थोड़ा रिड्यूस हुआ है। ओवरऑल आई विल से, नॉट टू गेट टू मच इन्फ्लुएंस बाय दिस डायरेक्टली, आप अफोर्डेबल हाउसिंग तबका जो हमारा है इंडिया में, उनके लिए बहुत अच्छी से पॉजिटिव न्यूज़ है दैट वे। बट उनको अपना इम्पैक्ट वैसे ही बेनिफिट मिल रहा है बाय आरबीआई tremendous effort in kind of cutting rates and reducing their EMI burden। तो मैं उस तरफ ज़्यादा फेवरेबल हूँ वर्सेस मुंबई पे ध्यान देने पे। ठीक है। प्रदीप भाई ये बताइए कि आप मुझे आपका रेजिडेंस नहीं पता कि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, आपका क्या अनुभव है? और देखिए, हम तो स्टॉक मार्केट के लोग होते हैं ना, तो हम तो हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कहाँ पर सस्ता हो रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ अफोर्डेबिलिटी में आ रही है, तो कौन सी कंपनीज पर दिमाग उस तरह से चलना शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट पर भी अगर लोग बैठे होते हैं तो लाउंज में अगर भीड़ देखते हैं तो सोचते हैं अब की बार जाऊंगा तो घर जाकर लाउंज का शेयर लूंगा, इस तरह से सोचते हैं। मतलब पिज़्ज़ा बिक रहा है, अच्छा बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बिक रहे हैं तो चलो पिज़्ज़ा का शेयर लेते हैं, तो वो सारी फैक्टर आते हैं। आप बताइए सर अपनी स्टोरी। यार, मैं तो कोलकाता से हूँ एंड अच्छा। यहाँ पे सर अफोर्डेबल नहीं है। मतलब जितना दिन जा रहा है, मतलब 2 से 3 साल पहले जितना प्राइस था, अभी भी और ज्यादा प्राइस हो रहा है, महंगाई हो रहा है।
देखिए मेरा व्यू सर यहाँ पे न्यूज में ऐसा है कि डेफिनेटली रविंद्र जी ने जो बताया मैं उनके साथ एग्री करता हूँ, एंड मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से उनका स्टेटमेंट को। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में से ज्यादा मोमेंटम यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। मैं शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल हूँ। इसका जो मेन जो न्यूज का जो इफेक्ट है ना, वो थोड़ा बहुत आपके आने के लिए भी 1.5 से 2 साल एक बार आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज जब आता है ना वो इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होता है। मैं सर कोलकाता से हूँ, तो सर यहाँ पे तो कुछ महंगा मतलब सस्ता वाला कुछ सीन है नहीं, सब तो महंगा ही है। और मेरा व्यू सर ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं है। ठीक है सर, कौन सी कंपनियां प्रदीप जी आप इसमें बेट लगाना चाहेंगे या अभी दूर रहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी रियल देखिए एस्टेट कंपनीज होगी? मुझे प्रेस्टीज ई एस्टेट कंपनी अच्छा लगता है। आप देखिए बेसिकली 1723 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि हमने एक्चुअली मनी नाइन पे कॉल भी दिया था, ऑलमोस्ट 1550 के आसपास। अभी भी होल्ड में ही है। बेसिकली लॉन्ग पे मैं जाना जाना पसंद करूंगा। अभी मुझे लगता है कि 1950 के आसपास जो टारगेट है वो मेरा बहुत जल्दी आने वाला है। सोबा के सोबा लिमिटेड, इसके साथ भी मैं जाना पसंद करूंगा। गोदरेज के साथ प्रॉब्लम क्या है, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। रिसेंटली एक टॉप भी बना दिया है। अब सोबा टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1700 के आसपास। सोबा टॉप बनाया 1700 के आसपास। टॉप बनाने के बाद मुझे लगता है कि एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। 1505 के आसपास चल रहा है। तो मैं सोभा और प्रेस्टीज ई एस्टेट, ये दोनों काउंटर्स मुझे अच्छा लगता है। बाकी देखिए ये दोनों शॉर्ट टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत ज्यादा चलेगा। अगर लंबा कौन सा चलेगा, मुझे लगता है कि डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर पोटेंशियल बहुत है। 848 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक डीप के लिए वेट करना चाहिए। कभी भी अगर 825 830 के आसपास मिलते हैं तो डीएलएफ आपके पोर्टफोलियो में नेक्स्ट 2 से 3 साल के व्यू पॉइंट से तो होना ही चाहिए। इस केस में टारगेट भी होगा 950 का, और अगर 950 के ऊपर सस्टेन करता है और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको यहाँ पे 770। तो 770 का स्टॉप लॉस आपको रखना है डीएलएफ पर, और यहाँ पर आप बैट लगा सकते हैं। बाकी प्रदीप जी को प्रेस्टीज पर भी और गोदरेज पर भी थोड़ा आउटलुक ठीक है उनका, और बाकी यहाँ पर रियल एस्टेट में ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए। रॉबिन सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं दर्शकों की खास डिमांड पर, यानी कि दर्शकों के सवालों पर और दर्शकों की परेशानियों पर, क्योंकि दर्शकों के सवाल ही वहाँ बनते हैं जहाँ पर कि परेशानी ज़्यादा है, या प्रॉफिट बुक करना है तो वो भी एक टेंशन है।